तो हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व, ठीक है। और एस ब्लॉक तत्व में कौन सा, तो वर्ग फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ग जो है, ठीक है, एस ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं, तो इनको कहते हैं क्षार धातुएं। याद रखेंगे ये पॉइंट, ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। क्यों क्यों क्षार धातुएं कहलाती हैं, क्योंकि जल के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, क्षार बनाती हैं, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्षार धातुएं। और इसमें हम पढ़ रहे थे इनके भौतिक तथा आवर्ती गुण, भौतिक भौतिक व आवर्ती गुण, ठीक है, आवर्ती गुण। और भौतिक और आवर्ती गुण में आज हमारा है आयनन विभव। आयनन विभव पर हम चर्चा करने वाले थे। तो आयनन विभव ये हमारा 7वां पॉइंट है, आयनन विभव। आयनन विभव, ये जो आयनन विभव होता है आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, जो आप कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। ये आयनन विभव होता क्या है, आयनन विभव क्या होता है, तो इसके पहले हम जानेंगे जो तत्व होता है। और जो तत्व के परमाणु होते हैं उनमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। और ये कण कौन से होते हैं, तो ये 3 कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करें, सोडियम Na, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जब 11 परमाणु क्रमांक होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ठीक है, बोरबरी के नियम से अगर हम देखें तो 2 8 और 1, 2 8 1, ठीक है। इसका मतलब ये K कोश होता है और ये L कोश होता है, ठीक है, KL, और A आपका M कोश होता है, KL और M कोश होता है ये। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसमें अगर हम जैसे ये सोडियम आपका हो गया, सोडियम, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है। अगर यहाँ से हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो परमाणु क्रमांक होता है जो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली प्रोटॉनों की संख्या को डिनोट करता है। जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है ये क्या करता है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वह उसकी परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या आपकी हो जाएगी 11, ठीक है। कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु वो उदासीन होता है, और उदासीन होने का कारण क्या है, में जितना धन आवेश होता है उतना ही उसमें ऋण आवेश भी होता है। तो धनात्मक जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक, और इस प्रकार से वो जो परमाणु होता है वो उदासीन बन जाता है। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन अगर यहाँ पर 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसलिए ये जो परमाणु होता है वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या की बात आती है तो ये 23 में से, ठीक है, 23 में से ये 11 घटा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। अगर इसके हम परमाणु संरचना की बात करें सोडियम की, तो परमाणु संरचना इसमें एक होगा नाभिक, ये आपका हो गया नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें 11 पी हो गए, मतलब 11 प्रोटॉन हो गए, और 12 न्यूट्रॉन हो गए, तो 12 एन लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 कोश होते हैं, 1 2 और 8, एक में 1, मतलब जो के कोश होता है या जो पहला कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, तो वो आपकी है। इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अच्छा, इसके बाद होता है तो जो आपका एल कोश होता है, दूसरा कोश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो के इलेक्ट्रॉन हैं 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपके हो गए 8।
जो तीसरा कोष होगा, तीसरे कोष को हम क्या कोष कहते हैं, और इसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, एक है। तो एक सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोष में नहीं आते, मतलब ये पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 है। तो ये सभी एक में क्यों आ गए? क्या ये बता सकते हो कि ये सब मतलब एक में क्यों नहीं है, ये सब अलग अलग क्यों है, बताइए। क्योंकि सर के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जा सकते हैं। लेकिन आप कैसे बताएंगे कि ये ठीक है, किसी की ऊर्जा कम है तो वो कहाँ होगा, निचले कोष में होगा, निचले कोष में होगा, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनकी ऊर्जा क्या है, कम है। और कम ऊर्जा ये किसमें है, आपके पहले कोष में है। जो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा अधिक है, इसलिए ये कहाँ है, दूसरे कोष में है। सर ऑडियो साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं। इसमें क्या होता है कि ये सब जो ऊर्जा का खेल है, ठीक है, जिसकी ऊर्जा कम है, जिसकी ऊर्जा कम है वो होता है, जिसकी ऊर्जा उससे ज्यादा है तो वो उसके ऊपर वाले कोष में, और ऊर्जा ज्यादा है तो उससे भी ऊपर वाले कोष में रहता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का खेल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ऊर्जा दे दें इसको, और अतिरिक्त ऊर्जा कहीं से दे दें, इसको हम अतिरिक्त ऊर्जा कहीं से दे दें डेल्टा ई, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक, तो क्या अगर हम इसको अतिरिक्त ऊर्जा दे देते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब ये होगा कि ऊर्जा जब बढ़ेगी तो ये जो पहले वाले कोष में है ये दूसरे कोष में आने की कोशिश करेंगे, और जो आपका दूसरे कोष का इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोष में आने की कोशिश करेगा, और जो तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, ये जो तीसरे कोष का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो सर ये उसी में चक्कर लगाएगा। नहीं, ये अपने कोष को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, जब ये ऊर्जा हम देंगे तो क्या होगा, ऊर्जा तो सबकी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी बढ़ेगी, जो सबसे बाहरी कोष में होगा। ठीक है, ये जो ये आपका जो होता है सबसे बाहरी कोष, इसी को हम कहते हैं बाह्य कोष, बाह्य कोष, या इसी को हम कह देते हैं संयोजी कोष। क्या कह देते हैं, संयोजी कोष। संयोजी कोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी में का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संयोग करने में, किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने में भाग लेता है, और इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें उपस्थित जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको हम ऊर्जा देंगे, जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब इसकी ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी इसके कोष को छोड़ने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालती है, बाहर निकालती है, इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या इसी को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई, आयनन ऊर्जा समझ में आ गया। यस सर। ठीक, तो ये जो ऊर्जा हम देते हैं और ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन है वो अपने कोष को छोड़ करके और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इतनी बात समझ में आ गई, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। अब देखो, अब देखो, तो यही जो डेल्टा ई है इसी को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। आयनन
ठीक है, ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, ये हो जाता है डेल्टा ई। अब देखिए यहाँ पर अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन विभव। ठीक है, हाँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊर्जा दे करके बाहर निकाल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रथम आयनन आयनन विभव। ठीक है, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, भाई जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ऊर्जा हम और दे रहे हैं, ऊर्जा हम और दे रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको हम कह देंगे, तो वो जो ऊर्जा होगी उसको हम कह देंगे द्वितीय आयनन आयनन विभव। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको तो फिर उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी और तब वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, तृतीय आयनन विभव। बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गए। प्रथम आयनन विभव को डेल्टा E1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को डेल्टा E2 से डिनोट करते हैं और तीसरे को डेल्टा E3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे ऐसे और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है और क्या होता है। ये आयनन विभव किस पर डिपेंड करती है, आखिर आयनन विभव का मान कम कब होगा और आयनन विभव का मान अधिक कब होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखो, एक यहाँ पर हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक क्या करता है, नाभिक अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को, सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खींचता है। और इसको हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को ये जो नाभिक खींच रहा है, अगर ज्यादा मजबूती से खींच रहा है, ठीक है, ज्यादा मजबूती से खींच रहा है, तो हमको जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। और यही चीज अगर ये जो इफेक्टिव है, अगर इसी नाभिक क्या करते हैं, हमको तो हमको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। क्या इस बात समझ में आई? बोलो भाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है, प्रबलता के साथ खींचेगा, तो वहां पर आयनन विभव का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, उच्च होगा। और नाभिक अगर कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर जो आयनन विभव होगा वो क्या होगा, वो आपका कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक। अब देखो, ये प्रबलता से के साथ कब खींचेगा और दुर्बलता के साथ कब खींचेगा। ठीक है, मतलब ये जो जेड इफेक्टिव है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आयनन विभव होता है वो डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पर। आयनन आयनन विभव ये किस पर डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफेक्टिव पर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय नाभिकीय आवेश। मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, आयनन विभव भी उतना ही अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर कम होगा तो आयनन विभव भी कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे अगर हम एक ले लें लिथियम का, है ना, लिथियम का, एक लिथियम का और एक हम सोडियम का, ठीक है, इन दोनों में तुलना करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 कामा 1।
और ये क्या हो जाएगा, ये 11 होता है तो ये हो जाता है 2, 8, 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें, ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष, क्योंकि इसमें दो ही कोष हैं, लेकिन यहाँ पे कोष कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 कोष हो गए। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कहाँ होगा, नाभिक के नजदीक होगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के नजदीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका आकार छोटा है और इसका आकार कैसा है, बड़ा है। तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अगर बड़ा आकार है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी कोष में वो नाभिक से दूर होगा। ठीक है, अगर नाभिक के नजदीक इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक इसको तेजी से खींचेगा, और अगर ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर है तो नाभिक इसको कम तेजी से खींचेगा। ठीक है, या दुर्बलता के साथ खींचेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर आपका आकार कैसा है, छोटा है, तो जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा। तो कैसा होगा, जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा। लेकिन यही अगर आपका आकार बड़ा है, जेड इफेक्टिव अधिक होगा। और यही अगर आपका आकार कैसा है, आकार अगर आपका बड़ा है, तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव ये क्या होगा, तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होगा वो कम होगा। इतनी बात समझ गए भाई? बोलो भाई, इतना समझ गए? यस सर। हाँ, तो अगर आकार छोटा है तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, अधिक होगा। और जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा तो आयनन विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और अगर ये आपका आकार बड़ा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनन विभव भी कम होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आयनन विभव होता है, आयनन विभव, ठीक है, ये ये आपका प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परमाणु आकार के। परमाणु आकार, परमाणु आकार के। ठीक है, इसका मतलब अगर आकार बड़ा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनन विभव भी कम होगा। लेकिन यही अगर परमाणु आकार छोटा है तो यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होगा वो अधिक होगा और आयनन विभव भी अधिक होगा। ठीक है, ये बात समझ गए? यस सर। अब जरा यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि आयनन विभव आयनन विभव जेड इफेक्टिव व व परमाणु आकार, परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बढ़ने पर, बढ़ने पर, ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ने पर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, कम होता है, जिसके कारण जिसके जिसके कारण आयनन आयनन विभव घटता है। ठीक है, अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान कम हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का खिंचाव बल है वो कम हो जाएगा, और उस खिंचाव बल के कम हो जाने के कारण जो आयनन विभव है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़े।
ठीक है। अब अगर हम वर्ग में बात करें, अब अगर हम वर्ग में बात करें क्षार धातुओं के वर्ग में, तो क्षार धातुओं में सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है लिथियम। ठीक है, दूसरा आपका सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है ना, ये है। तो नीचे जाने पर, नीचे जाने पर, ठीक है, हम ये लिखेंगे, हम लिखेंगे क्षार, क्षार धातुओं का आकार, आकार लिथियम से, लिथियम से सीजियम तक, लिथियम से सीजियम तक बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, जिसके कारण, जिसके कारण आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव लिथियम से, लिथियम से सीजियम तक, तक घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जब नीचे की तरफ हम जाएंगे तो आप देख रहे हो ना कि ये किस आवर्त में है, दूसरे आवर्त में है, ये आपका तीसरे आवर्त में है, ये चौथे आवर्त में है, ये पांचवें में है और ये छठे में है। मतलब ये दूसरे वाले में है, तो यहाँ पर जो आपके कोष होंगे वो दो होंगे। ठीक है, लिथियम में जो कोष की संख्या होगी वो दो होगी, सोडियम में तीन होगी, पोटेशियम में चार होगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपका रुबिडियम में कितना होगा, पांच होगा कोष, पांच कोष होंगे। और ऐसे ही जो सीजियम है, सीजियम में कितने होंगे, छह कोष होंगे। ठीक, तो जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इनका जो आकार होगा वो आकार भी बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा, मतलब कम ऊर्जा देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो आपका आयनन विभव है वो घटता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि लिथियम से सीजियम तक इनका जो आयनन विभव होता है वो घटता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर इसमें हम कहें कि किसका है, तो इस वर्ग में है ना, तो वर्ग, है ना, वर्ग, वर्ग फर्स्ट में, वर्ग फर्स्ट में लिथियम का आयनन विभव, आयनन विभव सबसे अधिक तथा सीजियम का आयनन विभव, आयनन विभव सबसे, सबसे कम होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, तो आयनन विभव को समझ गए। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है कि जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, तो उसी ऊर्जा को हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर आपका आकार छोटा है तो आयनन विभव का मान अधिक होगा, अगर आकार बड़ा है तो आयनन विभव का मान कम होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव, ये जो होते हैं
तो इनमें कौन सा, अगर एक ही तत्व का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तब हमको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, या तीनों में बराबर देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर होता क्या, जैसे अगर हम बात कर लें सोडियम की बात कर लें, तो इसका आपका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है, और द्रव्यमान संख्या 23 अभी बताया था। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो देखो यहाँ पर ये इसमें आपका ये नाभिक हो गया, इसमें आपके 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ठीक है, ये पहला कोश है, दूसरा कोश है और ये तीसरा कोश है, ठीक है। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपके कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो जब हम इसको हम ऊर्जा देंगे, भाई इसको हम क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं डेल्टा E1, ठीक है, डेल्टा E1 ऊर्जा दे रहे हैं। जब डेल्टा E1 ऊर्जा देंगे तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब हमारे पास जो संरचना बचेगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, ये है ना, ये आपका हो जाएगा, इसमें वही देखो प्रोटॉन तो भाई 11 ही रहेंगे, 11 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन आपके 12 रहेंगे, 12 न्यूट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे कोष में, ठीक है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई ये जो आपके 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, यही तो आप ये इस इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको इस प्रकार से दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये देखो ये जो नाभिक है ये इन इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, सबको बराबर खींचता है, सबको अपनी तरफ खींचता है। ये नाभिक जो नजदीक होते हैं उन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है, जो दूर होते हैं उन पर थोड़ा प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नाभिक में कणों की संख्या है वो तो बराबर ही है, इलेक्ट्रॉन एक कम पड़ गया। इलेक्ट्रॉन जब एक कम पड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन आपका जो नाभिक में आवेश है वो तो उतना ही है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ इसको 11 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे थे, लेकिन अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो बढ़ जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, पहले ये 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉनों के द्वारा कितने 11 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, ठीक है, तब इसका एक प्रभावी नाभिकीय आवेश था। अब यहाँ पर क्या है, आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन उतने ही है, इनके द्वारा अब कितने इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो मात्र 10 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये अब इनको प्रबलता से खींचेंगे, ठीक है। तो जब प्रबलता से खींचेंगे मतलब यहाँ पर जो अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको जो E2 देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, किससे ज्यादा, E1 से ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, ऐसे ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपके 9 ही बचेंगे, और 9 ही बचेंगे, और नाभिक में तो कणों की संख्या उतनी ही है। जब नाभिक में कणों की संख्या उतनी ही है तो अब ये नाभिक क्या करेगा, अब सिर्फ इसको 9 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इनको और प्रबलता से खींचेगा, मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और नाभिकीय आवेश और ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो आयनन विभव है या आयनन ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ जाएगा। मतलब अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो अब हमको और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये बात समझ गए? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रथम आयनन विभव होता है इसका मान कम होता है किससे, द्वितीय आयनन विभव से, है ना। और द्वितीय आयनन विभव का मान कम होता है
तृतीय आयनन विभव से। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, कि प्रथम आयनन विभव सदैव द्वितीय आयनन विभव से कम होता है, क्यों कम होता है? तो आप यही कहेंगे कि से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः क्या हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और इस कारण आपका क्या हो जाएगा कि प्रथम आयनन विभव का मान, ठीक है, मतलब प्रथम, ये यहाँ पे 3 रहेगा ये। ठीक है, तो प्रथम आयनन विभव का मान कम होगा द्वितीय आयनन विभव से, द्वितीय आयनन विभव का मान कम होगा तृतीय आयनन विभव से। अगर इसी प्रकार और आगे देखो तो जो चतुर्थ आयनन विभव होगा उसका मान तृतीय आयनन विभव का मान चतुर्थ आयनन विभव के मान से कम होगा। इस बात को समझ गए? जी सर। हाँ, ठीक। तो इसको भी नोट कर लो, बाकी ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिखना रहेगा। गगन समझ गए भाई? जी सर। ठीक। अब देखते हैं, बस इतना ही इसमें है। अब देखते हैं इसके कुछ अन्य गुण। अब जितने भी गुण आएंगे वो सब इसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे। जैसे कि जो आपका अगला भौतिक गुण है वो है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, 8वां पॉइंट है और ये है विद्युत ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आप जानते हैं कि धनात्मक होती हैं, प्रबल धनात्मक होती हैं, अर्थात इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो कम होगी। ठीक है, तो यही आपको इसमें लिखना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्षार धातुओं की वैद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, क्योंकि ये धातुएं अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित NS1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर प्रबल धनात्मक बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो बहुत ही कम होता है। और क्यों कम होता है? क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको त्याग करके
प्रबल धनात्मक बनाने की या बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये धनात्मक जो गुण होता है वो तो इनका प्रबलतम होता है, लेकिन जो विद्युत ऋणात्मक गुण होता है वो कम होता है, और कम क्या बहुत ही कम होता है। ठीक, समझ गए इसको? यस सर। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। अब देखते हैं संयोजकता और आक्सीकरण। अगला पॉइंट है हमारा भौतिक गुण का संयोजकता और आक्सीकरण। संयोजकता और आक्सीकरण। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता होती है भाई, ये कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग करने की जो क्षमता रखता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये सभी तत्व एक संयोजी होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चार धातुएं एक संयोजी तत्व हैं। ठीक है, इनकी इनकी आक्सीकरण संख्या इनकी आक्सीकरण संख्या कितनी होती है बताओगे? देखो, आक्सीकरण संख्या क्या होती है हम बता देते हैं कि कोई भी तत्व या परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है? सर जी एक। वेरी गुड, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। ठीक है, और यही इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो क्षार धातुओं की संयोजकता भी कितनी होती है? एक होती है, एक संयोजी तत्व, और इनकी जो आक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है। इसलिए इस आक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। इसको अगर हम जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे Ca होता है या Mg होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, और ये क्या बना देंगे? Ca2+ बना देंगे। ये आपका बना देगा Mg2+। इस प्रकार से तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो कितनी हो जाएगी? तो वो +2 हो जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे वर्ग 2 में। ठीक, तो ऑक्सीकरण संख्या समझ गए? तो इनकी सबकी, चाहे वो लिथियम जी हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सीजियम हो, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, और अगर फ्रेंसियम लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। ये समझ में आ गया पॉइंट? यस सर। सर जी इनकी संयोजकता एक होती है। हाँ, संयोजकता भी इनकी एक होती है ना? संयोजकता भी इनकी एक होती है। जैसे आपने देखा होगा संयोजकता के बारे में, अगर हम देखें बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि Na के साथ जुड़ रहा है, एक के साथ, है ना, ACl। ठीक है, या NaBr के साथ ये सब जुड़ते हैं, तो इनकी संयोजकता एक है। इसी प्रकार से ये हाइड्राइड भी बनाते हैं, Na
है ना, LiH। तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं? एक हाइड्रोजन के साथ। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है। दूसरे प्रकार से आप इसको संयोजकता को ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उनकी संयोजकता को व्यक्त करती है। तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लिथियम की, तो ये आपका क्या होता है? 2,1। सोडियम की बात करें तो क्या होता है? 2,8,1। यही तो संयोजी कोष कहलाता है, और यही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना होता है संयोजकता भी उतनी ही होती है। ठीक है। ये चार सर तक जी, ये चार तक पॉइंट चलता है, ये चार तक, है ना। अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता एक, किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2, किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता 3, किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, जैसे कार्बन। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो ये हो जाता है 2,4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, है ना। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन 4 के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 5 है ना, किसी में मान लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो उसकी संयोजकता 5 नहीं होगी, बल्कि ये संख्या हम किसमें से घटा देते हैं? 8 में से घटा देते हैं। तो 8 - 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 3। किसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो क्या करेंगे? 8 में से 6 घटा देंगे तो संयोजकता 2 हो जाएगी। बताओ, समझ गए? सर जी, क्लोरीन की संयोजकता एक होती है। हाँ, क्लोरीन की संयोजकता बताए ना। क्लोरीन जो होता है, हाँ, तो ये जो क्लोरीन, जैसे ये Cl है, तो Cl कितना होता है? 17 होता है। तो ये आप लिखोगे 2,8,7। हमने कहा अगर ये 7 है तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो संयोजकता बराबर 8 में से ये 7 घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 1। एक। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट और कर लेते हैं, फिर आगे का कल देखेंगे। विद्युत धनात्मकता अगला पॉइंट है, 10 नंबर। विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता तो आप जानते हैं कि क्षार धातुएं धातुएं अपने बाह्यतम कोश बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को धनायन धनायन बनाने की प्रबल 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 क्षमता रखती हैं रखती हैं। इसलिए, ठीक है, इसलिए ये ये प्रबल प्रबल धनात्मक प्रबल धनात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है। तो ये बाह्यतम कोश में जो उपस्थित s इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्यागने की प्रबल क्षमता होती है। प्रबल क्षमता क्यों होती है? क्योंकि इनके आयनन विभव कम होते हैं। ठीक है, इनके आयनन विभव कम होते हैं, इसलिए ये धनायन बनाने की प्रबल क्षमता रखती हैं। और इसलिए क्या होता है कि इनमें जो धनात्मक गुण होता है वो प्रबल होता है। ठीक है, ये प्रबल धनात्मक गुण प्रदर्शित करती हैं या रखती हैं। समझ गए भाई? जी सर। हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके आगे कल से